चरित असलंका कप्तान श्रीलंका के, वो बॉलिंग इतनी अच्छी कब से करने लगे? या तो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की या तो हमारे बैट्समैनों ने शॉट बहुत गंदे खेले। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक डिकोड। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो श्रीलंका सीरीज पर पहला ओडीआई मैच था, उसका क्या रिजल्ट रहा और कैसे वो मैच टाई हुआ। सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका टॉस जीतते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम बैटिंग करेंगे। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक थी, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि एक एंड से पदुम निसंका और अविस्का फर्नांडो अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं और दोनों ने ठीक ठाक शुरुआत दी। लेकिन अविस्का फर्नांडो के लिए ये कुछ सीजन बहुत खराब जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी आ रही है, चाहे वो किसी भी टीम के अगेंस्ट आप उठाकर देख लीजिए। सिराज स्टार्ट करते हैं, उनका विकेट पहले लेते हैं, उसके बाद फर्नांडिस, देन उनका जो कहते हैं कि एक एक करके सारे विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। ऊपर से सिराज और अर्शदीप ने ठीक ठाक बॉलिंग की, 2 विकेट अर्शदीप को मिले, 1 विकेट मोहम्मद सिराज को मिला, जो पहला विकेट उन्होंने फर्नांडो का लिया था। उसके बाद आप ये देखिए कि नीचे उनके कप्तान ना तो कुछ कर पाते हैं ना तो कोई कुछ। एक एंड पर पदुम निसंका खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं अपने किसी पार्टनर का कि वो आए हमें कॉम्प्लीमेंट करे, साथ में हम दोनों मिलकर पारी आगे बढ़ाएं, लेकिन नहीं, लगातार विकेट गिरते रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो सेम सिचुएशन जैसे एशिया कप में हुई थी। मुझे लग रहा था कि हो सकता है 150 भी ना पहुंचे, लेकिन यार एक यंग बच्चा जिसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है ये देखने को मिला, वो है दुलित वेलिंगके। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, हाईएस्ट रन गेटर है श्रीलंका की तरफ से, 67 रनों की वो पारी खेली और किसी भी गेंदबाज को वो दब कर नहीं खेले यार। नहीं, उन नाम के पेस पे नहीं गए कि ठीक है सिराज डाल रहे हैं तो मैं रोक कर खेलूं, या कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे हैं तो मुझे उनके सिर्फ स्पेल निकालने। नहीं, जैसी बॉल वैसा रिएक्शन। उनकी बैटिंग देख के मुझे ये लगा कि जहां पर गेंद आ रही है, जहां पर उनको कॉन्टैक्ट होना चाहिए, सेम उसी अटैक माइंड से और सेम उसी तरीके से वो लगातार वो बल्लेबाजी करते रहे और अपनी टीम को गिरते पड़ते 230 के स्कोर पर पहुंचा दिया, जो इस पिच के लिए आई थिंक वो सफिशिएंट स्कोर था, क्योंकि जो दूसरी टीम है उसको चेस करती है, उसमें कोई एक बल्लेबाज को या 2 बल्लेबाजों को बड़ी पारियां खेलनी थी। अब देखिए प्लेइंग 11 में हम सभी को पता है कि ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया गया और ना ही रियान पराग को मौका दिया गया। उनके ओवरकम में जो कीपिंग की जिम्मेदारी है वो केएल राहुल के हाथों में आ गई। वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि केएल राहुल आपके जो वर्ल्ड कप हुआ अभी 2023 में यार, उनके मेन कीपर थे और मेन बल्लेबाज बनकर उभरे, जो नंबर 5 पर उन्होंने इतनी गजब की पारियां खेली। तो वहां पर अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं, और देखिए हम सभी को पता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में से एक लोगों की ही जगह प्लेइंग 11 में बनने वाली है। या फिर आप ये सोचो कि आप एक बॉलर नहीं खिलाते या ऑलराउंडर के साथ नहीं जाते, अगर आपको 1 से 2 ओवर चाहिए तो आपको या तो शिवम दुबे को खिलाना होगा प्रेजेंट टाइम में, या फिर आप रियान पराग के साथ जाओगे। हाँ, अनलेस मुझे ये लगता है कि अगर आप शिवम दुबे को नहीं खिलाते, उनकी जगह पर ऋषभ पंत बैटिंग करते, तो यार बहुत ज्यादा नीचे हो जा रहा है। नंबर 5 पर खुद आएंगे केएल राहुल, उसके बाद अगर आप नंबर 6 पर ऋषभ पंत को रखते हैं तो वो यार उनके लिए वो पोजीशन सुटेबल नहीं है। हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो ये कंपटीशन और टफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप हार्दिक को ड्रॉप नहीं कर सकते। केएल राहुल का एवरेज अगर आप पिछले कुछ महीनों में, लगभग 2 साल में देख लीजिए, तो 4, 5, 6 और 7 के बीच में पूरी कंट्री में आप किसी भी टीम के उठा के लिए देख लीजिए, उनसे ज्यादा एवरेज किसी का नहीं उस पोजीशन पर आकर के। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी नॉक्स खेली हैं, इतनी अच्छे अच्छे कहते हैं कि पारियां खेलकर अपनी टीम को जिता रखा है, तो वो वहां पर एकदम फिक्स हो जाते हो। आई थिंक वो जस्टिफाई भी करता है। लेकिन एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि आप जब 1, 2, 3, 4 एकदम फिक्स है, आपको पता है कि फिक्स है, फिर आप शिवम दुबे की जगह पर आप वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट क्यों करते हो? अगर वहां पर आई थिंक मुझे लगता है कि शिवम दुबे को प्रमोट किया गया होता है तो उसके पास बॉल्स बहुत ज्यादा होती, वो अपनी पारी को और अच्छे से इंप्रोवाइज कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे, उस चीज को लंबी पारियां खेल सकते हैं वो। क्योंकि हमें पता है कि लास्ट बॉल पर जब उनको मौका मिला तो वो स्वीप मारने के चक्कर में वो आउट हो गया। अगर वो डिफेंस ना करते, स्वीप ना मारते, तो शायद ये जो मुकाबला टाई हुआ ये होता ही नहीं। स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग रोहित शर्मा वो कप्तानी पारी, आपको पता है कि श्रीलंका हो कोई भी टीम हो, अब उनकी आदत होगी वो तेज शुरुआत देने की। रोहित शर्मा एज यूजुअल जिस तरीके से वो शुरुआत देते हैं उसी हिसाब से लगे रहे। गिल साहब एक रोक के खड़े रहे, वो सोचे अपनी पारी का इंतजार करेंगे, लेकिन वहां से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है जहां से रोहित का 50 होता है, उसके बाद वहां पे वो विकेट गिरता है। फिर आते हैं विराट कोहली, और विराट कोहली के बाद जो आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। मुझे लगा कि वो लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में गंभीर जी या फिर रोहित शर्मा खुद उनको प्रमोट किए, ये मुझे समझ के परे था। उसके बाद अय्यर और कोहली के बीच में ठीक ठाक पार्टनरशिप होती है, लेकिन वहां पर जो हसरंगा है यार, उनकी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि हसरंगा ने जो अपने स्पेल डाले, खासकर आप देख लीजिए हसरंगा के द्वारा जो विराट कोहली को बॉल डाली गई, बॉल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आप वो थोड़ा समझने में या चूक गए या कोई और मिस्टेक हुई, वो आगे की बॉल थी और उनको विराट कोहली पीछे बैकफुट पर जाके खेलने की कोशिश करते हैं और वहां पर एलपीडब्ल्यू हो जाते हैं। जैसे ही विराट कोहली का विकेट गिरा, मुझे लगा ये दिक्कत में आने वाले हैं टीम। जो बैक टू बैक दूसरा विकेट गिरा वो श्रेयस अय्यर का, मुझे लगता वो बॉल सबसे अच्छी थी, जो असिता फर्नांडो के द्वारा वो की गई बॉल थी। आई थिंक वो बेस्ट बॉल थी।
आराम से अपनी मूवमेंट पे सीम होती है और अंदर की तरफ आती है और डंडी लेके उड़ जाती है। वो गजब की बॉल थी और आई थिंक वही बॉल है जो श्रेयस अय्यर को आउट कर सकती थी इस मैच में। नहीं तो वो सेट लग रहे थे, लंबी पारी खेलने के लिए तैयार थे। उसके बाद केएल राहुल 31 रन, अक्षर पटेल 33 रन, अच्छी पारी खेली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पारी अच्छी नहीं है, उनके दम पर तो यार हम मैच टाई कर सके, अदरवाइज ये होता कि हम श्रीलंका के हाथों हार जाते। लेकिन अगर मुझे श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कोई चीज लगी तो वो दुनिया वेल्लालागे है। उन्होंने 2 विकेट लिए, 67 रन बनाए। हाँ, वनंदु हसरंगा का ठीक है 20-22 रन आते हैं उनके बल्ले से और वो 3 विकेट लेते हैं, वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि हसरंगा की वो कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटी है। अगर उनको जरा सा स्पिन ट्रैक मिल गया ना तो वो सबसे डेंजरस साबित होते हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आया यार, चरित असलंका कप्तान श्रीलंका के, वो बॉलिंग इतनी अच्छी कब से करने लगे? या तो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की या तो हमारे बैट्समैनों ने शॉट बहुत गंदे खेले। आप देख ले, अगर वो 3 विकेट चरित असलंका ने नहीं लिए होते तो हम लोग बहुत इजीली उस टारगेट को चेस कर देते और आज 1-0 की लीड में होते। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो मुकाबला टाई हो गया है, सुपर ओवर हुआ नहीं, तो वो मुकाबला जो है कहते नहीं कि बराबरी पर ही है। तो अब जो 2 मैच जीतेंगे सीरीज उसकी रहने वाली है। अगर वो 1 मैच जीतते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक आप जीतो 1 मैच जीता हूँ, सीरीज जो है पूरी टाई हो जाती, बराबरी पर छूटती तो कोई मतलब नहीं रहता। किसी भी टीम को, मैं ये बोलूंगा इंडिया को, श्रीलंका में से किसी भी टीम को अगर सीरीज अपने नाम करनी है देन आपको दोनों के दोनों मैच जीतने होंगे, उसके बाद ही सीरीज आप जीत सकते हो। अगर मैं बात करूं विन परसेंटेज की तो मुझे लगता है अभी भी मैं इंडिया की तरफ 60 और श्रीलंका की तरफ 40% हूं, क्योंकि इंडिया का हमेशा अपर हैंड रहा है। आई थिंक वो 1 मैच हो गया, बहुत सारे प्लेयर हमारे खेले नहीं थे जिसमें रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और विराट कोहली, तो बहुत सारे प्लेयर नहीं खेले थे। तो अब वो आए हैं, थोड़ा मैच प्रैक्टिस बोल सकते हो। तो यहाँ के बाद जो दूसरा मैच होने वाला है उसमें वो गजब की परफॉर्मेंस देंगे और आई थिंक इंडिया वो मैच जीतने वाला है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इस मैच का जो मोस्ट टर्निंग पॉइंट था वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।